हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में उनके अहद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अहम शख्सियात के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये उर्दू के हर एग्ज़ाम में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम इस सेशन में हाईलाइट करेंगे, उसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले समझते हैं गालिब के अहद को उर्दू शेर व अदब की तारीख में नुमाया मकाम हासिल है। इस अहद में मुगलिया सल्तनत की शानदार और पुरशकूह रिवायत अपनी आखिरी सांस ले रही थी और बरतानवी साम्राज्य बड़ी तेजी के साथ इस्तेहकाम हासिल कर रहा था। सियासी हालात की अबतरी के नतीजे में हिंदुस्तानी अवाम की जिंदगी का हर शोबा शिद्दत से मुतासिर हो रहा था। मायूसी व शिकस्त खुर्दगी के आसार हर जगह नुमाया थे। माशी अबतरी से अवाम व खवास दोनों की जिंदगी मुतासिर थी। एक बड़ी तहजीब और उससे वाबस्ता अखबार और रिवायात के निशानात तेजी से रूब ज़वाल थे। अहद गालिब के इस पुराशोभ मंजरनामे में हैरत अंगेज तौर पर उर्दू अदब व शेर में फिक्री, हिस्सी और फनी सतह पर ऐसे मेयार कायम हुए जो उर्दू अदब की तारीख में रोशन बाब का दर्जा रखते हैं। अब गालिब के अहद में जो पहला दौर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गालिब के अहद में जो पहला दौर है, समझिएगा। पहला दौर 18वीं सदी में ईस्वी में दिल्ली की तबाही और बर्बादी के सबब अवध की तरफ हिजरत का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे वक्ती तौर पर दिल्ली की अदबी मरकजियत को मुतासिर किया, मगर बिलाखिर गालिब और उनके मौसरीन की बदौलत उसे नई तवानाई हासिल हुई। इस सिलसिले में मौलाना फजल हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, नवाब मुस्तफ़ा खान शयूफ्ता, बहादुर शाह जफर, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्लाह खां गालिब, हकीम मोमिन खास तौर पर काबिल जिक्र है। इन नामों को याद रखिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बहादुर शाह जफर, जिनकी सन विलादत है 1775 ईस्वी और आपका इंतकाल हुआ है 1862 ईस्वी में। सबसे पहले देखें इनका पूरा नाम क्या है। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह फानी। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। दिल्ली में पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, दिल्ली में, नोट कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर अकबर शाह सानी के बेटे और शाह आलम सानी के पोते थे। अकबर शाह सानी का इंतकाल 1837 में हुआ। इसी साल बहादुर शाह जफर तख्त नशी हुए। इनकी बादशाहत 20 साल नहीं, 1857 के आशोब में जब अंग्रेजों के हाथों दिल्ली ताराज हुई तो उसके साथ सल्तनत मुगलिया का चिराग भी गुल हो गया। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर मुल्क बदर करके रंगून भेज दिए गए बर्मा में, और वहीं जलावतनी के आलम में 87 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। बहादुर शाह जफर की तालीम और तरबियत किले मुअल्ला में पूरे एहतमाम से हुई थी। उन्हें मुख्तलिफ उलूम व फनून महारत और कई जुबानों पर कुदरत हासिल थी। चुनांचे जफर का कलाम उर्दू और फारसी के साथ साथ ब्रज भाषा और पंजाबी में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जफर के असातिज़ा में शाह नसीर, इज्जतुल्लाह इश्क, मीर काजिम हुसैन, बेकरार, ज़ौक़ और गालिब के नाम आते हैं। ताहम इनमें ज़ौक़ का नाम इस एतबार से सर फहरिस्त है कि तवील अरसे तक उनके उस्ताद रहे और जफर को सबसे ज्यादा कराबत भी ज़ौक़ ही से रही। जफर ने 4 दीवान यादगार छोड़े हैं। ये पॉइंट अहम है, 4 दीवान यादगार छोड़े हैं। इनके अलावा फारसी नस्र में किताब ख़ियाबान तसव्वुफ़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ख़ियाबान तसव्वुफ़, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ख़ियाबान तसव्वुफ़ किसकी किताब है? बहादुर शाह जफर। जो गुलिस्तान सादी की मुतसव्विफाना शरह है, जो गुलिस्तान सादी की मुतसव्विफाना शरह है, जफर की शायरी का हजम काफी ज्यादा है, इसलिए उनके कलाम में कई रंग हैं। उनमें शाह नसीर और ज़ौक़ का रंग ज्यादा नुमाया है, जिसका इजहार मुश्किल और संगलाख जमीनों में कही हुई गजलों में हुआ है। जफर के कलाम का बड़ा हिस्सा ऐसे अशार पर मुश्तमिल है जिनसे उनके अहद और खुद उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव की भरपूर अक्कासी होती है। चंद शेर मुलाहिजा हो। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदा याना बनाया होता, तोड़ी मरीज गम ने तेरे इस तरह से जान, घबरा के गम गुसार सिरहाने से हट गए, मैं मजनू के जिंदा में निगहबानों को मेरी जंजीर की झनकार ने सोने न दिया।
ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں، بہت اہم نام ہے اردو کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دیکھیں ذوق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو ذوق کی جو پیدائش ہوئی 1788-90 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 1854 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھیں پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد ابراہیم، نام نوٹ کیجئے۔ اس کے بعد پیدا کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی، جائے ولادت دہلی۔ ان کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ہوئی۔ حافظ غلام رسول خود بھی شاعر تھے، اس لیے ذوق کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ مزید تعلیم کے لیے عبدالرزاق کے مدرسے میں داخل ہوئی، یہاں ذوق کی ملاقات مولانا محمد باقر سے ہوئی۔ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ذوق اپنے کلام کی اصلاح شاہ نصیر سے لینے لگے۔ انہی کے توسط سے ذوق کی لال قلعے کے دربار تک رسائی ہوئی۔ شاہ نصیر جب دہلی چھوڑ کر دکن چلے گئے تو ذوق کو شہزادہ ابو ظفر ولی عہد بہادر نے اپنا استاد بنا لیا۔ اس کے بعد شہزادے کے علاوہ قلعے کے بعض نومشق شعراء بھی ان کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر انہوں نے مبارکباد کے طور پر قصیدہ پیش کیا تو بادشاہ کی طرف سے انہیں ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ یعنی ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر نے۔ قصیدہ گوئی میں مہارت کی بنا پر انہیں خاقانی ہند کا خطاب بھی ملا۔ خاقانی ہند کسے کہا جاتا ہے؟ ایگزام کا کوشچن ہے، تو وہ ہے ذوق۔ ذوق نہایت ملنسار اور خلیق انسان تھی، انہیں اپنے وطن سے بے حد لگاؤ تھا۔ حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چندولال شادہ نے انہیں اپنے دربار میں بلانا چاہا، مگر وہ دہلی کی گلیاں چھوڑ کر حیدرآباد نہیں گئے، یہی ان کا انتقال ہوا۔ جائے ولادت اور جائے وفات دونوں کیا ہے؟ دہلی ہے۔ ذوق کے دیوان میں غزلیں، قصائد دونوں موجود ہیں، مگر وہ قصیدہ گو کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ انہیں مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ ان علوم کی مصطلحات کو انہوں نے اپنے قصیدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے قصیدے پرشکوہ بن گئے۔ زور بیان اور تخیل کی بلندی ان کے قصائد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ سودا کے بعد اردو قصیدہ گوئی میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ذوق کی غزلوں میں واردات عشق کی ترجمانی ہوئی، انہوں نے محاوروں اور کہاوتوں کا برمحل استعمال کیا۔ دیکھیں کچھ اشعار دیے گئے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، عائشم تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خاں غالب کے بارے میں۔ تو غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیں گے 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدائش ہوئی ہے اور 1869 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت امپورٹنٹ نام ہے۔ سب سے پہلے نام دیکھیے کیا ہے؟ اسد اللہ خاں۔ پیدائش آگرہ میں ہوئی، نوٹ کر لیجیے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ۔ آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے حیدرآباد گئے، پھر وہاں سے الور پہنچ کر راجہ بختیور سنگھ کی ملازمت اختیار کی۔ وہیں 1801 میں کسی لڑائی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد چچا نے غالب کی پرورش کی۔ ابھی وہ 9 برس کے تھے کہ چچا نے وفات پائی۔ اس کے بعد غالب اور ان کے اہل خاندان کے لیے انگریزی سرکار سے وظیفہ جاری ہو گیا۔ بچپن کا زمانہ ننہیال میں گزرا جو نہایت خوشحال تھا۔ 9 عمری ہی میں دہلی کے ایک بڑے خاندان میں ان کی شادی ہو گئی اور وہ دہلی میں رہنے لگے۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، یعنی ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کون ہوئے؟ تو وہ غالب، اور کچھ دنوں بعد قلعے میں باقاعدہ ملازم بھی ہو گئے۔ انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کی تنخواہ اور خاندانی پینشن سب بند ہو گئی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے فروری 1857 میں ان کا تعلق ریاست رامپور سے بھی رہا، جہاں انہیں مسلسل وظیفہ ملتا رہتا تھا۔ 1857 سے پہلے کی دہلی مغل تہذیب کی شاندار روایت کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اس تہذیب کے مٹ جانے کا غالب کو حد درجہ ملال تھا۔ اس کا اندازہ ان کی نثری تصانیف اور خطوط سے لگایا جا سکتا ہے۔ مہر نیمروز، بہت اہم کتاب یاد رکھیں گے۔ مہر نیمروز مغل خاندان کی تاریخ جو فارسی میں لکھی گئی۔ دستمبو ان کا فارسی روزنامچہ ہے جس میں 1857 کے واقعات درج ہیں۔ اسی سال ان کی پینشن بھی بند ہوئی اور اسی سال غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کا انتقال ہوا۔
1861 میں دیوان غالب کی اشاعت عمل میں آئی، امپورٹنٹ لائن ہے، اشاعت عمل میں آئی۔ 1864 میں قاطع برہان شائع ہوئی۔ غالب کی اردو خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے نام سے اور دوسرا مجموعہ اردوئے معلیٰ کے نام سے آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے خطوط کے مجموعے کا نام ہے عود ہندی اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ اردوئے معلیٰ۔ یہ سبھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم فیکٹ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ غالب بنیادی طور پر شاعر تھے، قاطع برہان کے ذریعے و ماہر لغات کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ 19ویں صدی کے ربیع اول تک وہ اردو زبان میں شعر کہتے رہے۔ بعد ازاں 1850 تک نہ صرف یہ کہ فارسی میں شاعری کی بلکہ اسی زبان میں خطوط لکھتے رہے۔ غالب کے ذہنی سفر کو سمجھنے کے لیے ان کے فارسی خطوط بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ فارسی خطوط کی زبان اور تکنیک روایتی اسلوب کی حامل ہے، جبکہ اردو خطوط روایت سے انحراف کی مثال ہیں۔ غالب نے تقریباً 1849 کے بعد اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کیا تھا۔ اردو ان خطوط کی زبان افسانوی ہے، خطاب کرنے کا انداز غیر رسمی ہے، بے ساختگی ان خطوط کی پہچان ہے۔ غالب کے یہ خطوط غالب کے ذہن، ان کے تخلیقی سفر، ان کی شخصی پریشانیوں ہی کا مرقع نہیں ہے، بلکہ ان سے غالب کے پورے عہد کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی صورتحال کو سمجھنے بھی مدد ملتی ہے۔ غالب ایک آفاقی شاعر ہیں، ان کے ذہن اور تجربے کی دنیا لامحدود ہے، اس میں فکر و جذبے کے اعتبار سے بے رنگا رنگی ملتی ہے۔ ہر عہد کا انسان ان کے اشعار میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ غالب کی شاعری نہ صرف اپنے وقت سے آگے بڑھ جاتی ہے بلکہ جغرافیائی حدود سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ غالب اپنی شاعری میں مشکل پسند تھے، اس کا احساس خود انہیں بھی تھا۔ چونکہ مشکل پسندی ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کا حصہ تھی، اس لیے مشکل پسندی سے دامن بچا کر چلنے کا ان میں یارہ بھی نہ تھا۔ ایک طرف زبان کے استعمال کے طریقے میں ان کے یہاں روایت سے انحراف کی جھلک ملتی ہے، جس سے ان کی شاعری کو ان کے عہد میں اجنبی بنا دیا۔ دوسری طرف چیزوں کو سمجھنے کی فہم فلسفیانہ نوعیت کی تھی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ انداز نظر بالکل نیا تھا۔ غالب نے لفظ کو لغوی معنی کے طور پر نہیں برتا، بلکہ وہ اس تعبیری معنی پر نگاہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد کئی جہتوں پر ہوتی ہے۔ معنی کی کثرت کے باعث ان کی شاعری میں ابہام بھی پیدا ہوا۔ اسی بنا پر بعض مشکل اشعار کی صراحت خود ان کو بھی کرنی پڑی۔ ان کے بعد حالی اور پھر نظم طباطبائی نے غالب کے کلام کی شرح کو خاص اہمیت دی، جس کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔ غالب کے کلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ نئے معنی اور نئے تاثر سے دوچار کراتا ہے۔ اس میں ہر پہلو سے نئے تجربے اور نئے انکشاف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی تازہ کاری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہر بار ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم پہلی بار انہیں پڑھ رہے ہیں۔ غالب جتنے جدت پسند ہے جتنے کلاسیکی ہیں اس سے کہیں زیادہ جدید ہیں۔ انہیں کسی ایک میلان، کسی ایک نظریے سے وابستہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ہر نظریے کے علمبرداروں نے انہیں اپنے لیے مثال بنایا اور ان کے توسط سے اپنے نظریے کو اعتبار بخشا۔ غالب کی شخصیت میں خوش اخلاقی، شگفتہ مزاجی، حاضر جوابی اور انسان دوستی کی خصوصیات موجود تھیں۔ ان کا کلام بھی انہی خصوصیات سے عبارت ہے۔ اس میں تخیل کی بلندی اور فکر کی گہرائی بھی ہے، تصوف کی آمیزش بھی ہے۔ تہذاری، معنی آفرینی، جدت ادا اور ندرت بیان ان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات نے اردو شاعری کی تاریخ میں انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ عالمی شاعری کے منظرنامے پر بھی آج غالب کا نام نمایاں ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ رات دن گردش میں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، بس کی دشوار ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، ضعف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں حکیم مومن خاں مومن کے بارے میں۔ بہت اہم نام یہ بھی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو مومن خاں مومن کی جو پیدائش ہوئی ہے 1800 عیسوی میں اور 1852 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پیدائش بھی دہلی میں ہوئی ہے اور انتقال بھی دہلی میں ہوا ہے۔ ان کا نام دیکھیے کیا ہے، محمد مومن خاں۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبد القادر کے مدرسے میں ہوئی، جہاں انہوں نے عربی اور فارسی زبانیں سیکھی۔
मोमिन का मोरूसी जो पेशा है वो तिब था। इस बुक को याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। इसलिए उन्होंने इस फन में भी महारत हासिल की। रियाजी, नुजूम, शतरंज और मौसीकी के भी वह माहिर थे। मिस्टर टॉमसन ने मोमिन को फारसी के उस्ताद के तौर पर दिल्ली कॉलेज से और महाराजा कपूरथला ने अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई मुलाजमत कबूल नहीं की। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर से उन्हें खास लगाव था। जिंदगी के आखिरी अय्याम में घर के कोठे से गिर पड़े, जिसके नतीजे में हाथ पांव टूट जाने की वजह से दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने इस हादसे की तारीख निकाले दस्त बाजू बशिकस्त के जरिए से निकाली थी। मोमिन का शुमार गजल की मुमताज शायरों में होता है। उन्होंने गजल की रवायात की पासदारी की और उसके खद्दोखाल को बड़े दिलकश अंदाज में नुमाया किया। उनकी गजलों में वारदात इश्क की तर्जमानी मुख्तलिफ अंदाज से हुई है। इश्क या जज्बात का बरमला इजहार उनकी गजलों में रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है। मामला बंदी और मकर शायराना उनकी गजल का नुमाया वस्फ है। मोमिन ने गजलों के मक्तों में अपने तखल्लुस का इस तरह इस्तेमाल किया है कि उससे अशार में एक नई मानवियत पैदा हो गई है। वो अशार में नई नई तराकीब के जरिए हुस्न माना को बढ़ाने का हुनर जानते हैं। उन्होंने सहले मुमतना में भी अशार कहें जो ज़रबुल मिसल बन गए। गजल के अलावा मोमिन ने मसनवी, रुबाई, कसीदे और क़ितात वगैरह भी कहे हैं। उन्हें तारीख गोई में भी मलका हासिल था। फारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में उनके दीवान मौजूद हैं। इंशाए मोमिन उनकी फारसी तसनीफ है। ठीक है, बहुत अहम किताब है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ उनके देखिए यहाँ पे अशार दिए गए, आप इनको रीड कर सकते हैं। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम से गम्माज देखना, वाए हैं पशीमा लाश पर अब, तुझे ऐ जिंदगी लाऊं कहाँ से, तू मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज तो देखो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाह था कि तुम्हें याद हो कि न याद हो। गालिब की हद का जो दूसरा दौर है उसे आप समझ लेते हैं। दूसरा दौर मोहसिन काकोरी। मोहसिन काकोरी, इनका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन। काकोरी में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद शायरी की तरफ राग़िब हुए और अमीर मीनाई की शागिर्दी इख्तियार की। मोहसिन ने अपनी शेरी सलाहियतों के इजहार के लिए नात गोई का इंतखाब किया। इस मैदान में अपने कमाल फ़न की बिना पर जदीद दौर के अहम नात वो करार पाए। मोहसिन ने चंद नातिया मसनविया भी लिखी। उन्होंने कई नातिया कसायद तहरीर की, जिनमें उनका लामिया कसीदा बहुत मकबूल मारूफ है। सिमत काशी से चला जानबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, घर में स्नान करें सर्व कदाने गोकुल, जाके जमुना पे नहाना है एक तौल अमल। खबर उड़ती हुई आई है महाबन में अभी, कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। काले कोसों नजर आती है घटाएं काली, हिंद क्या सारी खुदाई में बुतों का है अमल। जानवे किबला हुई है यूरिश अब्र स्याह, कहीं फिर काबे में कब्जा न करें ला तो हुबुल। आगे बात करते हैं अमीर मीनाई। इनका नाम देखिए क्या, मुंशी अमीर अहमद। इनके वालिद है मौलवी करम मोहम्मद हजरत शाह मीना के खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। अमीर मीनाई लखनऊ में पैदा हुए। वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। तिब, नुजूम और जफर से भी उन्हें दिलचस्पी थी। वासीर के शागिर्द थे। उनकी दो किताबों इरशादुस सुल्तानी और हिदायतुस सुल्तानी, किताबों का नाम देखिए अहम है। खुश होकर वाजिद अली शाह ने उन्हें इनाम इकराम से नवाजा। वाजिद अली शाह की माजूली के बाद वो रामपुर से वाबस्ता हो गए। आखिर उम्र में हैदराबाद चले गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ। मिरातुल गैब, सनम खाने इश्क उनके दीवान है, नोट कर लीजिएगा। नूर तजल्ली और अब्र करम उनकी नातिया मसनविया हैं। अमीरुल लुगात भी उनका अहम कारनामा है। अमीर मीनाई ने यूं तो तमाम असनाफ में तब आजमाई की, ताहम गजल उनका खास मैदान है। इनकी शेर गोई का पेशतर जमाना लखनऊ और रामपुर में गुजरा, लेकिन उनके तगज़ुल पर देहलवी रंग के असरात नुमाया है। वो सेहत जुबान और रोजमर्रा को भी कहीं हाथ से जाने नहीं देते।
देखिए कुछ उनके अशार यहाँ दिए गए, आपने रीड कर सकते हैं। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है। करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा किश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आसती का। आगे बात करते हैं जलाल लखनवी। जलाल लखनऊ के बारे में देखिए यहाँ पे मुख्तसर गुफ्तगू की गई है। इनका नाम क्या है? हकीम मीर जामिन अली। हकीम मीर जामिन अली, इन्होंने दूसरे उलूम फ़नून के साथ तिब में भी महारत हासिल की। वह कम उम्री में शेर कहने लगे। नासिक के शागिर्द रश की इस्लाह लेते थे। वाजिद अली शाह की माजूली और 18 के हंगामों के बाद जब लखनऊ के हालात ख़राब हो गए तो जलाल नवाब यूसुफ अली खां नासिम की दावत पर रामपुर चले गए। जलाल ने कसायद में पुरशको और बामहारा टकसाली जुबान इस्तेमाल की। इनका कलाम तसन्नुफ से पाक है। वो जुबान के सही इस्तेमाल पर शऊरी तौर पर तवज्जो देते हैं। इस्लाह जुबान की फ़िक्र उन्हें बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए लुगत और कवायद के मौजू पर सरमाए जुबान उर्दू और मुफीद शुआरा जैसी किताबें लिखी। दोनों किताबों को ज़हन में रखिए। इन्होंने अपनी लुगात में तज़कीर और तानीस पर भी बहस की है, जो उस ज़माने में लखनवी अदब का अहम मसला बना हुआ था। बहुत बहार की आमद से खुश हैं मुर्ग़ चमन, शगुफ़े देखें उन्हें क्या निहाल करते हैं। एक कदम जाना जिन्हें दुश्वार था, शौक लेकर सैकड़ों मंजिल गया। जलाल बाग जहां में वो अंदली में हम, चमन को फूल मिले हमको दाग भी न मिला। आगे देखिए बात करते हैं दाग दहलवी। बहुत अहम नाम है दाग दहलवी। इनका नाम पहले समझ लीजिए क्या, नवाब मिर्जा है। नाम क्या है? नवाब मिर्जा। वो दिल्ली में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। 6-7 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ गया। माँ ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से शादी कर ली। चुनांचे माँ के साथ दाग भी लाल किले में रहने लगे। यहीं उनकी तालीम और तरबियत हुई। लाल किले के शायराना फिजा में शायरी शुरू की और उस्ताद दौक के शागिर्द हुई। उस्ताद के फैज़ तरबियत और अपने मशक़ सुखन से थोड़े ही अरसे में उस्तादी का भी दर्जा हासिल कर लिया। 1856 में मिर्जा फखरू का इंतकाल हो गया, इसलिए दाग को अपनी वालदा के साथ किला छोड़ना पड़ा। 1857 के हंगामे के बाद उन्होंने दिल्ली को खैराबाद का और रामपुर चले गए। वाली रामपुर नवाब यूसुफ अली खान ने दाग की बड़ी कदर मंजिलत की और उन्हें वली अहद कल्ब अली खां का मुसाहिब खास मुकर्रर कर दिया। कल्ब अली खां के इंतकाल के बाद दाग हैदराबाद चले गए। वहां भी उनको हाथों हाथ लिया गया। निज़ाम हैदराबाद मीर महबूब अली ने उन्हें अपने उस्तादी का शर्फ बख्शा। बड़ी तनख्वाह के अलावा वक्तन फ़ौक़्तन व इनामात से भी नवाजे गए। हैदराबाद में ही आपका इंतकाल हुआ। हैदराबाद ही में इनकी वफात हुई। पैदाइश दिल्ली में, इंतकाल हैदराबाद में। आगे देखिए दाग की तसनीफात में 4 दीवान है। कुल कितने दीवान है? 4 हैं। गुलजार दाग, आफ्ताब दाग, महताब दाग और यादगार दाग। एक मसनवी और चंद कसायद और रुबाइयात शामिल हैं। दिल्ली की तबाही पर उनका शहर आशोब भी मशहूर है। दाग की शायरी की सबसे मुमताज़ खुसूसियत जुबान का इस्तेमाल है। सादगी व शीरीनी, तरन्नुम व रमानी इस जुबान की बुनियादी सिफात है। उन्होंने मुहावरात का इस्तेमाल नहायत बरजस्ता अंदाज में किया है। शौखी व बाकपन, रंगी बयानी और चुलबुलापन दाग की शायरी का हिस्सा है। अपने कलाम की सादगी, सफाई, रवानी और आम पसंद जज्बात और ख्यालात की तर्जमानी की बदौलत दाग अपने ज़माने की सबसे मकबूल शायर थी। दाग की शायरी का असर उनके मुआसिर ने इस बात की बहुत से शोरा पर भी पड़ा और एक ख़ास मुद्दत तक उनके रंगे कलाम की तकलीद होती रही। कुछ अशार देखिए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। रुख रोशन के आगे शम्ह रख के वो कहते हैं, इधर जाता है देखें या उधर आता है परवाना। खातिर से या लिहाज से दिल मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। तो इस तरह से हमने गालिब के बारे में और कुछ अहम शोरा के हालात ज़िंदगी के बारे में आज के सेशन में गुफ्तगू की है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हमने हाईलाइट किए। जैसे दाग की तसनीफात में आपको याद रखना है कि 4 दीवान है। कौन कौन से नाम देखिए यहाँ पे हमने बतला दिया आपको। ऐसे ही दाग का नाम क्या है? नवाब मिर्जा। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में। जलाल लखनवी में आप इनका नाम क्या है? हकीम मीर जामिन अली। जलाल लखनवी का नाम क्या है? हकीम मीर जामिन अली। इनकी किताबों में देखेंगे सरमाए जुबान उर्दू और मुफीद शुअरा, आप याद रखिएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग तो इसमें देखें अमीर मीनाई। अमीर मीनाई लखनऊ में पैदा हुई। इनकी किताबें देखें कई सारी, इरशाद सुल्तानी, हिदायत सुल्तानी है।
मिरतुल गैब है, सनम खान इश्क इनके दीवान है, नूर तजल्ली और अब्र करम इनकी मसनवियाँ है, अमीरुल लुगात इनकी लुगत है, इसे भी आप याद रखेंगे। इनका असल नाम क्या है? मुंशी अमीर अहमद, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मोहसिन काकोरी, मोहम्मद मोहसिन नाम है, और अमीर मीनाई की शागिर्दी अख्तियार की, यानी आपके उस्ताद कौन है? अमीर मीनाई, आप नोट कर लीजिए। इंशाए मोमिन इनकी फारसी तसनीफ है, यानी हकीम मोमिन खां मोमिन की जो है फारसी तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। मोमिन खां मोमिन के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ भी हमने हाईलाइट किए हैं। ऐसे ही देखिए गालिब के बारे में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए आप सब लोग। गालिब की बहुत सारी, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ उदय हिंदी, दूसरा कौन सा? उर्दू ये मुअल्ला है। दस्तंबू आपका फारसी रोजनामचा है, जिसमें 18 साल के वाकयात दर्ज हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनको हमने हाईलाइट किए हैं। खाकानी हिंद किसका खिताब है? तो वो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ख़याबान तसव्वुफ़ किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कीजिएगा ये किसकी तसनीफ़ है? बहादुर शाह ज़फ़र की। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में ज़रूर आपके लिए हेल्प करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस सेशन को उन स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर रहते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।